हाँ जी दोस्तों, नमस्कार। स्टडी हंगर्स पर आपका बहुत बहुत स्वागत है। आशा करता हूँ आप सभी बहुत अच्छे होंगे और अपनी तैयारी को एक नई दिशा दे रहे होंगे। साथियों, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। और हम आपके साथ डिस्कस कर रहे हैं बाल विकास के जो हमारे पीवाईक्यू सीरीज है, और इस सीरीज को हम आगे बढ़ा रहे हैं। इसी क्रम में ये हमारा तीसरा वीडियो है। तो आज के इस वीडियो को चलिए स्टार्ट करते हैं। और पहला क्वेश्चन है, बाल विकास का अध्ययन महत्वपूर्ण है। ठीक है, क्वेश्चन को पढ़िए अच्छे से। बाल विकास का अध्ययन महत्वपूर्ण है किस लिए? बालक की उचित देखभाल के लिए, बालक के सर्वांगीण विकास के लिए, बालक के विकास को नियंत्रित करने के लिए, अच्छे नागरिक के निर्माण के लिए। तो देखिए, जो बच्चे के डेवलपमेंट की बात की जाती है वो बच्चे के ओवरऑल डेवलपमेंट की बात की जाती है। मतलब बच्चे का कैसा विकास करना है, आपको सर्वांगीण विकास करना है। तो देख लेते हैं यहाँ पर सर्वांगीण विकास से संबंधित कोई है क्या? हाँ, बी हमारा क्या हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा कि बाल विकास का अध्ययन किस लिए महत्वपूर्ण है, जिससे आप बच्चे का क्या कर सकें, सर्वांगीण विकास कर सकें। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन है, लेखन विकार का अर्थ है। यानी कि लिखने से संबंधित जो समस्या है वो उसका अर्थ क्या है? पढ़ने में कठिनाई, लिखने में कठिनाई, समझने में कठिनाई, चलने में कठिनाई। तो देखिए, लेखन विकार का अर्थ है लिखने में कठिनाई। लेकिन सामान्यतः इसको इस तरीके से नहीं पूछा जाता है, ये पूछ लिया गया है यहाँ पर। इसको पूछा जाता है, जो इसके ऊपर स्पेलिंग दिख रही हो आपको, तो इसको पूछा जाता है डिसग्राफिया। इसी तरीके से हिंदी में लिख के देता है, डिसग्राफिया किससे संबंधित है। अब आपके पास ये जैसे ऑप्शन दिए गए हैं वो ऑप्शन दिए रहते हैं। ठीक है, तो ग्राफिकल जब भी बात होती है, ठीक है, ग्राफिकल जब भी बात होती है तो किससे संबंधित होती है? लिखने से संबंधित होती है। तो आप याद रखें, डिस्ग्राफिया जब भी पूछा जाए आपसे, अग्रेफिया पूछा जाए, डिस्ग्राफिया पूछा जाए, तो ये किससे संबंधित विकार हैं आपके? तो ये संबंधित विकार हैं आपके लेखन से संबंध है। ठीक है, और यहीं पर एक और पूछ लिया जाता है, डिसकैलकुलिया। ठीक है, एक वर्ड है डिसकैलकुलिया। डिस्कैलकुलिया किससे संबंधित है? तो गणितीय संबंधी जो समस्याएं हैं, अक्षमताएं हैं, ठीक है, गणितीय संबंधी जब मैथमेटिकल रिलेटेड कोई प्रॉब्लम है तो उसके लिए जो वर्ड यूज होता है वो कौन सा होता है आपका? डिस्कैलकुलिया यूज होता है। कैलकुलेशन, कैलकुलेशन किस में होती है आपकी? मैथ में होती है। तो इसी तरीके से आप लिंक भी कर सकते हैं उससे। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन है, बालक की विकास प्रक्रिया कैसे बढ़ती है? मतलब बच्चे का जो डेवलपमेंट प्रोसेस है वो कैसे बढ़ता है? सरल से जटिल की ओर, जटिल से सरल की ओर, विशिष्ट से सामान्य की ओर, और सामान्य से विशिष्ट की ओर। तो बच्चे की जो विकास की प्रक्रिया है वह कैसे बढ़ती है? जनरल टू स्पेसिफिक, यानी कि सामान्य से विशिष्ट की ओर। ठीक है, अगला है मस्तिष्काभिमुख नियम, सिफेलोकोडल। अगर आप वीडियोस को सीक्वेंस से देख रहे हो तो शायद पहले या दूसरे वीडियो में हमने डिस्कस भी किया था। वहां पर पूछा गया था कि सिर से पैर की ओर के विकास को क्या कहते हैं। तो वहां पर हमारी बात हुई थी सिफेलोकोडल, मैंने बताया था आपको, और मध्य से बाहर की ओर या केंद्र से परिधि की ओर की भी बात हुई थी। तो उसके लिए भी शब्द मैंने आपको बताया था, प्रॉक्सिमो डिस्टल यूज हुआ था। अगर आप सीक्वेंस से नहीं देखते हैं तो मैंने प्लेलिस्ट बनाई हुई है, आप वहां से सीक्वेंस से वीडियोस को देखें तो काफी कॉन्सेप्ट आपके वहां से क्लियर हो जाएंगे। ठीक है, तो सिफेलोकोडल की बात हो रही है तो किससे संबंधित? विकास, वृद्धि, भावना और परिपक्वता। तो किसका है? डेवलपमेंट। ठीक है, ये आपका इसका आंसर हो जाएगा। प्रसव की प्रथम अवस्था कहलाती है, यानी कि फर्स्ट स्टेज ऑफ लेबर इज कॉल्ड, क्या कहलाती है? निष्कासन, विस्तारण, विकास, पूर्व निष्कासन। तो प्रसव की प्रथम अवस्था जो कहलाती है वो कहलाती है आपकी कॉन्ट्रैक्शन, यानी कि विस्तारण। बी आपका इसका आंसर हो जाएगा। अगला है, हिलना, अवसाद, डर, भय किसके लक्षण हैं? मृगी में मनोविकृति, यानी कि पार्किंसन डिसीज, और मानसिक बीमारी, मानसिक गिरावट। तो मानसिक बीमारी के लक्षण हैं ये। ठीक है, सी आपका इसका आंसर होगा। अगला है, जुंग, कार्ल जुंग के अनुसार व्यक्तित्व के प्रकार बताइए। तो पर्सनैलिटी की यानी व्यक्तित्व के प्रकार पूछ रहा है कार्ल जुंग के अकॉर्डिंग। तो अंतर्मुखी एवं बहिर्मुखी, खिलाड़ी एवं बहिर्मुखी,
मध्याकृति एवं अंतर्मुखी और सामाजिक एवं उभयमुखी। तो जुंग ने जो व्यक्तित्व के प्रकार बताए वो दो तरीके से बताए। कौन कौन से? अंतर्मुखी और बहिर्मुखी, यानी कि इंट्रोवर्ट जो खुद से मतलब रखते हैं, ज्यादा दुनियादारी से मतलब नहीं रखते हैं, ठीक है, और एक्सट्रोवर्ट मतलब जो लोगों के साथ घुल मिलकर रहते हैं, वो कहलाते हैं आपके बहिर्मुखी। और यहीं पर एक व्यक्तित्व का एक अलग और प्रकार निकल के आता है, उभयमुखी। उभयमुखी से मतलब होता है जो अंतर्मुखी और बहिर्मुखी दोनों तरीके का अपना व्यक्तित्व रखता है, वो उभयमुखी कहलाता है। यहाँ पर बात कार्ल जूंग की हुई है, तो जूंग के अनुसार जो व्यक्तित्व के प्रकार की बात हुई है, वो अंतर्मुखी और बहिर्मुखी दो तरीके के व्यक्तित्व के प्रकार बताए थे इन्होंने, ठीक है। अगला है, मानव व्यक्तित्व निम्नलिखित में से किसका परिणाम है? यानी कि ह्यूमन जो पर्सनैलिटी है, वो किसका रिजल्ट है? केवल आनुवंशिकता का, पालन पोषण एवं शिक्षा का, आनुवंशिकता और पर्यावरण के बीच अंतःक्रिया का, केवल पर्यावरण का। तो देखिए, मनुष्य का जो मतलब व्यक्तित्व है, वह आनुवंशिकता और पर्यावरण के बीच अंतःक्रिया का रिजल्ट होता है। यानी कि बच्चे के व्यक्तित्व की जो नींव रखने का कार्य करता है, वह करता है कौन? आपका वंशानुक्रम, ठीक है। और वहीं पर इस नींव पर एक भवन, यानी कि पूरे के पूरे होल उसके कंप्लीट संपूर्ण व्यक्तित्व की जो चीजें उसके अंदर सम्मिलित होती हैं, निर्मित होती हैं, वो किसके द्वारा होती हैं? इस वातावरण में रहकर व्यक्ति अपने व्यक्तित्व का निर्माण करता है, ठीक है। तो नींव रखने का कार्य व्यक्तित्व में वंशानुक्रम करता है, और संपूर्ण फिर उसके बाद जन्म के बाद जो उसका व्यक्तित्व निर्मित होता है, उसमें अहम योगदान रखता है वातावरण, ठीक है। तो आनुवंशिकता और पर्यावरण के बीच अंतःक्रिया का रिजल्ट है। अगला है, कक्षा में चर्चा के दौरान एक शिक्षक अक्सर लड़कियों की तुलना में लड़कों पर अधिक ध्यान देता है। यह एक उदाहरण है किसका? लैंगिक भेदभाव का, लिंग पहचान का, लिंग प्रासंगिकता का, लिंग स्थिरता का। तो यह उदाहरण है लैंगिक भेदभाव का, यानी कि जेंडर बायस का। तो जब भी कक्षा में जो शिक्षक पढ़ा रहे हों, तो उसके लिए क्या है कि उनके लिए दोनों ही जेंडर इक्वली होनी चाहिए। मतलब जितनी प्राथमिकता लड़कों को दे रहे हैं, उतनी ही प्राथमिकताएं लड़कियों को देना चाहिए, ठीक है। लेकिन जहां पर भी एक जेंडर को आपने पक्षपात किया, तो वहां पर वो कहलाएगा आपका लैंगिक भेदभाव। और सामान्यतः अगर आपने देखा होगा, तो यह जो प्रश्न है, इसकी चर्चा हमने बार बार जो हमारे पर्यावरण अध्ययन की जो हम सीरीज आपकी डिस्कस कर रहे थे, एमपी बोर्ड और एनसीईआरटी की जो हमारी ईवीएस की बुक है, तो वहां पर ये शब्द बार बार हमें देखने को मिला था कि कक्षा में लैंगिक भेदभाव से शिक्षक को बचना चाहिए, ठीक है। तो चलिए बढ़ते हैं फिर अगले क्वेश्चन की ओर। और अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा घटक मंदबुद्धि बालक के लिए आवश्यक नहीं है? सीखने की मंद गति, शारीरिक दोष, अमूर्त चिंतन का अभाव, और मौलिकता। तो मौलिकता ओरिजिनलिटी नहीं होगा, क्योंकि मंदबुद्धि बालक के लिए होता है, ये सृजनशील और प्रतिभाशाली बालक के लिए होता है, ठीक है। तो डी इसका आपका आंसर हो जाएगा। अगला है, निम्नलिखित में से कौन सा बहुबुद्धि का प्रकार नहीं है? बहुबुद्धि सिद्धांत, बुद्धि से संबंधित बात हुई थी, हमने डिस्कस किया था इससे पहले वाली वीडियोस में, और वहां पर बात हुई थी, किसने दिया था? हावर्ड गार्डनर के द्वारा दिया गया था बहुबुद्धि सिद्धांत, ठीक है। और ये किससे संबंधित, मतलब इसका प्रकार नहीं है? तो भाषाई की तो बात हुई है, उसमें स्थानिक की बात हुई है, इंटरपर्सनल अंतरवैयक्तिक बुद्धि की बात होती है, विश्लेषण की बात नहीं होती है। तो डी आपका यहाँ पर आंसर हो जाएगा। उन्होंने बुद्धि के प्रकार बताए थे, संगीतात्मक बुद्धि, क्रियात्मक बुद्धि, इस तरीके से, ठीक है। तो उनमें से विश्लेषण कोई प्रकार नहीं था, बाकी के तीनों जो हैं वो बुद्धि के प्रकार हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला है आईक्यू। फॉर्मूला क्या है इसका? अच्छा क्वेश्चन है, मोस्टली परीक्षाओं में पूछा जाता है। आईक्यू का मतलब होता है इंटेलिजेंस कोसेंट, ठीक है, यानी कि बुद्धि लब्धि। और बुद्धि लब्धि को मापने का सूत्र क्या होता है? तो इसका सूत्र वास्तविक आयु बटे मानसिक आयु गुणा 100, मानसिक आयु बटे वास्तविक आयु गुणा 100, वास्तविक आयु गुणा मानसिक आयु बटे 100, और 100 गुणा वास्तविक आयु बटा मानसिक आयु, ठीक है। बटे कह लो, अपॉन कह लो, एक ही बात होती है, ठीक है। चलिए, तो इसका फॉर्मूला है आई क्यू बराबर एम ए अपॉन सी ए मल्टीप्लाई 100। क्या हो जाएगा? मानसिक आयु बटे वास्तविक आयु किस में दी गई है? तो हमारे बी वाले में दी गई है, ठीक है। मेंटल एज बटे क्रोनोलॉजिकल एज मल्टीप्लाई 100, यानी कि मानसिक आयु बटे वास्तविक आयु गुणा 100। तो बी हमारा इसका आंसर हो जाएगा।
अगला है सिगमंड फ्राइड। और सिगमंड फ्राइड आपको पता है बात हुई थी हमारी, कौन थे ये? मनोविश्लेषणवादी थे। ठीक है, कौन थे? मनोविश्लेषणवादी। मनोविश्लेषणवादी थे सिगमंड फ्राइड, और इन्होंने मन के 3 घटक बताए थे। कौन-कौन से बताए थे? अहम, इड, पराहम, अचेतन, नैतिक, अनैतिक, मौखिक, गुदा, लैंगिक, प्राथमिक, माध्यमिक और तृतीयक। तो ए आपका सटीक आंसर है इसका, यानी कि इड, ईगो, सुपर ईगो, इदम, अहम, परहम। ये 3 इन्होंने मन के 3 घटक बताए थे। ठीक है, इसको हम डिस्कस भी करेंगे, जो डिटेल्स वीडियो आएंगे वहां पर हम इसकी विस्तृत में भी चर्चा आपके साथ करेंगे। चलिए अगला है बच्चों के व्यक्तित्व पर माता पिता का प्रभाव है। क्या है? अस्तित्वहीन, यानी कि कोई प्रभावित नहीं करता। बाल्यावस्था में सबसे कमजोर, प्रारंभिक बाल्यावस्था में सबसे मजबूत, संपूर्ण जीवन काल में एक समान। तो देखिए बच्चों के व्यक्तित्व पर माता पिता का जो इम्पैक्ट है, रोल है, वो बाल्यावस्था में क्या है? प्रारंभिक बाल्यावस्था में सबसे मजबूत होता है। वैसे तो कहा जाए कि संपूर्ण जीवन काल में रोल होता है, लेकिन बच्चे को प्रारंभिक बाल्यावस्था में कई चीजें सीखने के लिए माता पिता पर निर्भर होता है, और माता पिता से वह कई चीजें अपने जीवन में सीखता है। तो सी इसका आंसर हो जाएगा आपका। अगला है, आप एक आदमी को कुछ भी नहीं सिखा सकते, आप उसे अपने भीतर खोजने में उसकी मदद कर सकते हैं। और यह कथन किसके द्वारा कहा गया? गैलीलियो गैलीली, एस सी मॉरिसन, जॉन डुई, टीपी ग्रीन। तो यह जो कथन है वो गैलीलियो गैलीली के द्वारा कहा गया है। अगला है, निम्नलिखित में से कौन अधिगम में योगदान देने वाला व्यक्तिगत कारक नहीं है? प्रेरणा, रुचि, योग्यता, नजर। तो देखिए नजर का कोई रोल नहीं होना है। ठीक है, तो डी आपका इसका आंसर हो जाएगा। और वहीं पर आप देख पा रहे हो यहाँ पर तो नजर दिया है, लेकिन ऊपर है टीचर पर्सनैलिटी, जो कि इंग्लिश इसकी गलत दी हुई है। तो कई बार आप देखा करो कि हिंदी में शब्दों का खेल है, और इंग्लिश में भी कई बार चीजें चेंज देखने को मिलती हैं। तो अगर हिंदी में आपको तो ये थोड़ा डाउट लग रहा है, तो इंग्लिश भी चेक किया करो एक बार, और इंग्लिश में लग रहा है तो उसकी हिंदी चेक किया करो। ठीक है, तो चलिए इसका नज़र का कोई रोल नहीं है यहाँ पर, बाकी की तीनों चीज़ें उसके अधिगम में रोल प्ले करती हैं। अगला है, थॉमस पी ग्रीन के अनुसार शिक्षण एक शिक्षक का कार्य है जो बच्चे के लिए किया जाता है। अधिगम के लिए, प्रशिक्षण के लिए, मूल्यांकन के लिए, विकास के लिए। तो किसके लिए किया जाता है? विकास के लिए किया जाता है शिक्षण बच्चे का, जिससे सभी क्षेत्रों में क्या हो सके? विकास हो सके। अगला है, बच्चे किसके माध्यम से सीखते हैं? सामाजिक संपर्क के माध्यम से, सामाजिक भागीदारी के माध्यम से, केवल एक, केवल दो, एक और दो दोनों, ना तो एक और ना ही दो। तो सी आपका सटीक आंसर है इसका, सी हो जाएगा, क्योंकि बच्चे सामाजिक संपर्क और सामाजिक भागीदारी दोनों के माध्यम से सीखते हैं और अपने समाजीकरण का विकास करते हैं। अगला है, बुद्धि की अवधारणा का सबसे पहला प्रयास के कार्य से शुरू होने वाली साइक्रोमैटिक परंपरा थी? नॉम चॉम्स्की, अल्फ्रेड बिने, नॉर्मन फिकेल स्टील और बर्ट्रैंड रसेल। तो बुद्धि की अवधारणा के बात जब भी होती है और यहाँ पर सबसे पहले कॉन्सेप्ट की बात होती है, तो अल्फ्रेड बिने ने इसका सबसे पहले कॉन्सेप्ट दिया था। ठीक है, बी आपका इसका आंसर हो जाएगा। अगला है, महिला लिंग का निर्धारण होता है जब मिलते हैं। तो देखिए पहले थोड़ी सी बेसिक बात करें आपसे, पुरुष यानी कि मेल और फीमेल महिला। ठीक है, इनमें जो क्रोमोसोम्स होते हैं वह होते हैं, देखिए यहाँ पर 22+X मेल में होते हैं, और 22+X वाई, मतलब इस तरीके से वाई ये मेल का है। और महिला में अगर बात करें 22+X और 22+X। ठीक है, तो 22वें जोड़े तक जो है वो तो कॉमन होते हैं दोनों में, यानी कि 23वां जो जोड़ा होता है वह क्या करता है? जेंडर को डिसाइड करता है। ठीक है, कि लड़का होगा या लड़की। ठीक है, अब एक जोड़ी अगर इधर से आई, मतलब मेल की तरफ से ये वाला गुणसूत्र आया और महिला की तरफ से ये वाला आ रहा है, तो देखिए 22 और 22 ये 44 तो कॉमन है। ठीक है, अब क्या हो गया? x+x, तो यहाँ पर कौन सा निकल के आया? x निकल के आया, तो मतलब किसका जन्म होगा? लड़की का जन्म होगा। अगर मेल की तरफ से ये वाला गुणसूत्र आया और इधर से ये क्रोमोसोम्स आया, तो देखिए यहाँ पर 24+x/y+x, यानी कि कौन सा निकल के आया? x और y। तो किसका जन्म होगा? लड़का यानी कि बॉय का जन्म होगा। तो मेल में जो क्रोमोसोम्स हैं वो कौन से हैं? x और y। और फीमेल में जो गुणसूत्र हैं वो कैसे होते हैं? कॉमन होते हैं, यानी कि एक्स एक्स होते हैं। ठीक है, तो पूछा जाता है कई बार क्वेश्चन आपका कि जो सेक्स क्रोमोसोम्स होता है वो कौन सा होता है? तो 23वां जोड़ा जो होता है
ठीक है, वो आपका जेंडर डिसाइड करता है। ऐसे भी क्वेश्चन पूछा जाता है कि गुणसूत्र किसके क्रोमोसोम पर निर्भर करता है, तो पुरुष के गुणसूत्र पर निर्भर करता है, ठीक है, क्योंकि डिफरेंट किस में है, पुरुष में है, ठीक है। और महिला में तो किसी भी स्थिति में कोई सा भी गुणसूत्र आए तो दोनों स्थिति में एक्स एक्स ही होता है, ठीक है। तो महिला लिंग का निर्धारण जब मिलते हैं, दिया है क्या कहीं? हाँ, आप लगा दोगे अगर आपको पता है तो, एक्स एक्स ये आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है। अगर लड़के की बात होती यहाँ पर, ठीक है, पुरुष की बात होती तो कौन सा होता? एक्स वाई होता आपका। चलिए अगला क्वेश्चन है, समाजीकरण में मनोविश्लेषणवादी सिद्धांत के द्वारा दिया गया था। मीड, दुर्खीम, फ्रायड, फूले। कुछ ही देर पहले हमने इसी वीडियो में पढ़ा है मनोविश्लेषणवादी कौन, सिगमंड फ्रायड, जिन्होंने इड, ईगो, सुपर ईगो तीन स्थिति बताई थी मन की, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, जहां विचार प्रारूप भाषा से प्रभावित होते हैं, किससे प्रभावित हो, भाषा से प्रभावित होते हैं, वह कहलाता है भाषाई निर्धारण, संज्ञानात्मक पूर्वाग्रह, समाजशास्त्रीय उत्पत्ति और सांस्कृतिक प्रवृत्ति। तो क्या कहलाएगा आपका? जब भाषा की बात हो रही है तो किससे प्रभावित हो रहे हैं, भाषा से, तो कहलाएगा भाषाई निर्धारण, ठीक है। तो ठीक है, चलिए ये थे कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न। आप वीडियोस को काफ़ी अच्छा सपोर्ट कर रहे हैं, थैंक यू आप सभी का। और वीडियो को लाइक भी किया करो, जो भी साथी हमारे चयन परीक्षा की तैयारी कर रहे हों, ठीक है, तो उनके साथ चैनल को आप शेयर जरूर किया करो, जिससे कि उन लोगों को भी लाभ मिल सके, वो लोग भी कुछ सीख सकें। चलिए फिर मुलाकात करेंगे अगली वीडियो में, जब तक आप सभी अपना ख्याल रखें। जय हिंद, जय भारत।